हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डील विद अनदर पोटेंशियल टॉपिक जो कि हमारे यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम कर क्या रहे हैं, हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ढूंढ रहे हैं और हाई यील्डिंग टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के अंदर इजीली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ इसको अगर हम प्रॉपरली रिवाइज करें और प्रॉपरली इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अगर हम ध्यान में रखें सो हम बहुत ही ईजिली +2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऑन ईच टॉपिक, राइट। जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डील विद सम इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में रह रहे हैं। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कुछ ऐसे डिजीज़ को कंपाइल किया है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हम उनको मिस आउट कर जाते हैं अपने मंथली मैगजीन्स करते समय या फिर अपने डेली करंट अफेयर करते समय, राइट। तो ये डिजीज़ जो आप करने वाले हैं अगले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कुछ स्लाइड्स के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। द फर्स्ट डिजीज दैट इज इन न्यूज़ इज कॉल्ड एज टोमेटो वायरस। टोमेटो वायरस समझिए, टोमेटो वायरस नाम से पता चल रहा है सबसे पहले तो एक वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। अब देखो टोमेटो समझो, टोमेटो क्या होता है, रेडिश होता है इन कलर, राइट। सो टोमेटो की तरह होता क्या है इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर, अगर ये वायरस किसी को हो जाए, नॉर्मली किसको होता है, 5 साल से छोटे बच्चों को होता है। 5 साल से छोटे बच्चों को अगर ये पर्टिकुलर वायरस हो जाए तो उनके पूरे बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आ जाते हैं, जस्ट लाइक अ टोमेटो। नाउ उनके बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आने के कारण उनकी बॉडी जो है वो टोमेटो की तरह लाल हो जाती है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर वायरस इज कॉल्ड एज टोमेटो वायरस। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। इसका नाम है HPV, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। समझिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये वायरस भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर वुमेन्स को सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर कॉज करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि जिस भी वुमेन को HPV वायरस होता है, ये पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्ट करता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर वुमेन को सर्विकल कैंसर होगा। ना समझो, भारत के अंदर जितने भी टाइप के कैंसर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लोगों को जो कैंसर्स होते हैं, उसमें सेकंड मोस्ट प्रिवलेंट कैंसर जो होता है दैट इज सर्विकल कैंसर, जो कि वुमेन्स को होता है, ठीक है। सो सेकंड मोस्ट प्रिवलेंट है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, लंग कैंसर। भारत में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर होता है और सेकंड नंबर पे सर्विकल कैंसर होता है। अब इससे बचने के लिए भारत ने एक वैक्सीन भी बनाई है। इस पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम रखा है सर्वावैक। इसको अगर ब्रेक करना हो तो सर्वा वर्ड को समझो। सर्वा वर्ड यहाँ पे सर्विकल वर्ड से कनेक्टेड है। सो सर्विकल कैंसर से बचने के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो बनाई गई है जो कि HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फाइट करती है, इस पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। आई होप दिस इज क्लियर। और ये भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, ठीक है, जिसको बाकी कंट्रीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ नॉर्मली ये पर्टिकुलर जो डिजीज़ है यानी कि HPV जो वायरस है, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण फैलता है, ठीक है। और समझिए ये जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये एक्चुअली एक टाइप का STI भी है। STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का मतलब है जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण जो इन्फेक्शंस फैलते हैं, राइट। जो STD के नेचर के होते हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नेचर के होते हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। और USA के अंदर जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के, उनमें से सबसे कॉमनली जो पाया जाता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है। नाउ सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने के कारण ये वुमेन्स को बहुत ज़्यादा होता है और वुमेन्स के होने के कारण यहाँ पर उनके पर्टिकुलर जो सर्विकल कैंसर है उसके कॉजेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको प्रॉपरली समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज जो कि न्यूज़ के अंदर है। ये पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम है एप्स्टाइन बार वायरस। नो, एप्स्टाइन बार समझो। सबसे पहले तो एक ये हर्पिस वायरस की फैमिली का है और माना जाता है कि ये सबसे कॉमन ह्यूमन वायरस में से एक है। मतलब जितने भी वायरसेस हमारे आसपास प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे कॉमन एप्स्टाइन बार वायरस भी है, जो कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ में एटलीस्ट एक बार इन्फेक्ट डेफिनेटली करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हर एक पर्सन को इन्फेक्ट करता है, बहुत ही कॉमन है ये। नाउ ये नॉर्मली सलाइवा के थ्रू पास ऑन होता है। तो लेट्स से कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ बोल भी रहा है और उनकी बॉडी से, उनकी माउथ से अगर सलाइवा निकलता है और लेट्स से किसी सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो पर्टिकुलर सरफेस जो इन्फेक्टेड सरफेस है वो किसी नॉर्मल पर्सन को अगर टच कर ले तो उस पर्टिकुलर बॉडी को भी, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर भी एप्स्टाइन बार वायरस ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। सो नॉर्मली सलाइवा के थ्रू होता है लेकिन बहुत ही ईजिली ट्रांसमिसिबल है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं वो RNA वायरस होता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में वायरसेस हमेशा RNA से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एप्स्टाइन बार वायरस है वो DNA से बना हुआ है। देखो कैसे याद रखना है इस चीज़ को। नॉर्मल केस क्या है, वायरस RNA से फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो एप्स्टाइन बार वायरस है वो DNA से फॉर्म हो रहा है। एप्स्टाइन वर्ड को आइंस्टाइन वर्ड से ध्यान रखो,
ठीक है, आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन क्या था, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, राइट, उनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग था। तो बस इतना ध्यान रखो, आइंस्टाइन के साथ कोई भी चीज़ सीधा नहीं होता है, कोई हमेशा चीज़ें उल्टा होती हैं। सो वायरस जो नॉर्मली आरएनए के थ्रू होना चाहिए था, यहाँ पर एप्स्टाइन बार वायरस जो है वो डीएनए के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन को एप्स्टाइन बार वायरस होता है तो नॉर्मली कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट कभी कभी वो सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन की ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड्स को, या फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उन सब को अफेक्ट कर सकता है। अब ये पर्टिकुलर वायरस जो है नॉर्मली अपने आप को हमारे बॉडी के जो WBC सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म्स में लिम्फोसाइट बी सेल्स बोले जाते हैं, इनके साथ अटैच कर लेता है और हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव रहता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मतलब फाउंड होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं करता है, लेकिन अगर सिम्टम कॉज करेगा तो वो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड्स को, या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो आई होप एप्स्टाइन बार वायरस आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वायरस। नेक्स्ट जो डिजीज न्यूज़ में है दैट इज कॉल्ड एज ज़ॉम्बी वायरस। समझो ज़ॉम्बी वायरस को। ज़ॉम्बी वायरस बेसिकली एक इनफॉर्मल नाम दिया गया है उन सारे के सारे एंशिएंट वायरसेस को जो पहले हुआ करते थे, मतलब ऐसे डिजीज या फिर ऐसे वायरस या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंशिएंट टाइम्स में हुआ करते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो जिन पर्टिकुलर बॉडीज़ के अंदर भी ये पर्टिकुलर वायरसेस थे उनकी डेथ हो गई और वो आइस के नीचे जम गए। ठीक है, आइस के नीचे जमने के कारण ये जो वायरसेस थे वो सब भी आइस के अंदर दब गए। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो आइस है, आइस कैप्स है, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और आइस कैप्स पिघलने के कारण, मेल्ट अप होने के कारण ये जो वायरसेस है ये सब भी अब आइस से बाहर आ रहे हैं। इन्हीं वायरसेस को ज़ॉम्बी वायरस बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, ज़ॉम्बी वायरस एंशिएंट वायरसेस हैं जो कि पहले के टाइम में हुआ करते थे, प्रेजेंट में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एंशिएंट वायरसेस हैं और ये आइस के नीचे नॉर्मली दब गए थे और अभी जब फिर से आइस मेल्ट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर वायरसेस फिर से बाहर निकल रही हैं। एक चीज़ जो यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस कौन सा है, सबसे पुराना ज़ॉम्बी वायरस कौन सा है जो अब तक हमें ह्यूमंस को मिला है। उसका नाम है पेंडोरा वायरस यूडेमा। ठीक है, तो पेंडोरा वर्ड ध्यान रखिएगा, बस पेंडोरा वायरस यूडेमा आपको ध्यान रहेगा। पेंडोरा वर्ड से यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। आई होप ज़ॉम्बी वायरस आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वायरस। जो नेक्स्ट डिजीज हमारा न्यूज़ में है दैट इज कॉल्ड एज एमपॉक्स वायरस। तो समझिए, एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसको एमपॉक्स कर दिया गया है बिकॉज हमें ऐसा पहले लगता था कि ये मंकी से ट्रांसमिट हुआ है, मतलब मंकी से ह्यूमंस में आया है, बट बाद में हमें पता चला कि ये मंकी से एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हुआ है। दैट्स वाई हमने मंकी पॉक्स को हटा करके इसका नाम सिंपली एमपॉक्स रख दिया है। नाउ ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि नॉर्मली एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, बट एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर एनिमल से होती है इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि अभी तक हम प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है कि किस पर्टिकुलर एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है एमपॉक्स वायरस। नाउ समझिए, एमपॉक्स वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो कि काफ़ी कनेक्टेड है स्मॉल पॉक्स वायरस के साथ। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो वायरस स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स पे एक डिजीज होता है, तो जो वायरस स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है ऑलमोस्ट सिमिलर वायरस है जो कि एमपॉक्स को भी कॉज करता है। बस इतना डिफरेंस है कि जो स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो एमपॉक्स है जिसको पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था उसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, उसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक चीज़ है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है, दैट इज जिनियॉक्स। और जिनियॉस क्या है? जिनियॉस एक 2 डोज वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स और एम पॉक्स दोनों के अगेंस्ट के लिए बनाया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो जिनियॉस को ध्यान रखिएगा, जिनियॉस वर्ड यहाँ पर डायरेक्टली एम पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों से ही कनेक्टेड है। नाउ जो एम पॉक्स है उसका जो पहला ह्यूमन केस था 1970 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। उससे माना जा रहा था कि इसकी शायद ये मंकी से फैला है, बट ये मंकी से नहीं फैला था। ठीक है, दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग। सो आपको ध्यान रखना है ये मंकी से डायरेक्टली फैलने का कोई भी हमारे पास एविडेंस अब नहीं है। दैट्स वाई इसका नाम मंकी पॉक्स से चेंज करके फिर से एम पॉक्स कर दिया गया है। अब देखो, हमने एक बार डिस्कस किया कि जो स्मॉल पॉक्स और जो एम पॉक्स है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर वायरस से हो रहे हैं, सिमिलर लेवल के उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। देखो, स्मॉल पॉक्स को तो हमने पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया था 1980 के अंदर ही। भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ अब नहीं होते हैं, लेकिन एम पॉक्स अभी भी हो रहा है। अभी एक तरफ तो हमने देखा यहाँ पर ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन से फैलता है, बट साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कभी कभी कुछ केसेस में ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो हमारे नाक से निकलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, बॉडी फ्लूइड से, लीजन से, सिंपल वर्ड्स में हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट ऑफ द फ्लूइड से ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन में भी। सो
तो आपको ध्यान रखना है एम पॉक्स वायरस जो है वो एनिमल टू ह्यूमन तो ट्रांसफर होता है, ये साथ में ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अब मंकी से ही फैलने का ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है, ये जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। और जिनियोस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनियोस एक वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स और एम पॉक्स दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज जो कि न्यूज़ के अंदर है। दिस इज कॉल्ड एज अफ्रीकन स्वाइन वायरस, जिससे अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी कहा जाता है। सबसे पहले चीज़ तो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है। रिसेंटली भारत के अंदर से कुछ केसेस देखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझिए ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। और बेसिकली होता किसको है, किस पर्टिकुलर एनिमल को ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है वाइल्ड पिग्स को, डोमेस्टिक पिग्स को और बोर्स को, ठीक है। पिग्स मतलब सुअर और बोर मतलब जो जंगली सुअर होते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो पिग्स को और बोर्स को ये अफेक्ट करता है और देखा गया है ये हाईली कंटेजियस है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर पिग को ये हो गया तो आसपास में जितने पिग्स है सबको ये फैल जाता है। कैसे स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है सॉफ्ट टिक्स के थ्रू। टिक्स बेसिकली छोटे छोटे जुएं सुना आपने, जुएं, राइट, जो एक हमारे बालों में होती है, उस तरीके से सॉफ्ट टिक्स नाम की छोटी छोटी पैरासाइट्स टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि जो पिग्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये सॉफ्ट टिक्स जो है अगर एक पिग के अंदर हो जाए तो ये पर्टिकुलर टिक जो है दूसरे पिग के अंदर और इस तरीके से एंटायर पिग पॉपुलेशन में बहुत फास्ट मूव करता है। एंड दैट्स वाई इसके जो कंटेजियस रेट है यानी कि फैलने का जो रेट है बहुत फास्ट है। अब एक चीज़ समझिए, अगर कभी भी ये किसी भी पिग को हो जाए तो माना जाता है कि उसकी मोर्टेलिटी रेट 100% है, मतलब कि अगर ये पिग को हो गया तो उसकी डेथ पक्की है, मतलब वहाँ से उसको बचाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसका कोई भी ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी को ये पर्टिकुलर वायरस हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर पिग को अफ्रीकन स्वाइन वायरस या फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाता है, उसके बाद उसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट हाँ, इसके 2 वैक्सीन जरूर हैं। वैक्सीन्स, अब देखो वैक्सीन्स में और ट्रीटमेंट में डिफरेंस समझो। ट्रीटमेंट होता है, जो वैक्सीन होता है वो हमेशा डिजीज से पहले दिया जाता है, मतलब बीमारी ना हो इस चीज़ के लिए वैक्सीन दिया जाता है। बट अगर बीमारी हो गई है उसको ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है। सो वैक्सीन जो है वो एक प्रिवेंटिव केयर है, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करने के लिए, और जो ट्रीटमेंट होता है वो आफ्टर इफेक्ट है, मतलब कि एक बार अगर प्रॉब्लम हो गई है उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट होता है। सो आई होप आपको वैक्सीन और ट्रीटमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। सो जैसे मैंने आपको बताया इसका ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट इसकी 2 वैक्सीन जरूर प्रेजेंट है। पहले का नाम है नावेट ASV वैक्सीन और दूसरे का नाम है एवैक ASF लाइफ, ठीक है। सो आपको बस ध्यान रखना है नावेट और एवैक ये नेम्स जहाँ पर भी आएंगे ये पर्टिकुलर चीज़ें डायरेक्टली अफ्रीकन स्वाइन वायरस से कनेक्टेड है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ देखो, ASF का फुल फॉर्म यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे हो। ASF का मतलब है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये वैक्सीन यहाँ पर लाइव, ठीक है। और ये है वैक्सीन का नाम नावेट और AVAC, ठीक है। अगर आप इतना ध्यान रख पाओगे तो UPSC के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है वैक्सीन के ऊपर, यू कैन ईजिली मार्क इट राइट और +2 आप लेकर आ सकते हो। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो डिजीज़ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं कैप्रीपॉक्स वायरस के बारे में। नो, कैप्रीपॉक्स वायरस को ही नीथ लंग वायरस भी कहते हैं, इसे पॉक्स विरिडे भी कहते हैं और इसी को लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं। ना समझिए, लंपी स्किन डिजीज जो इसका सबसे कॉमनली नेम है, इसको लंपी स्किन डिजीज यानी कि LSD नाम से जाना जाता है। नाउ ये बेसिकली शीप पॉक्स कॉज करता है। शीप पॉक्स समझो, शीप यानी कि भेड़ के अंदर प्रॉब्लम कॉज करता है। तो कौन करता है, कैप्रीपॉक्स वायरस, यानी कि जिसे लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। ये शीप के अंदर भी बीमारी पैदा कर सकता है, गोट के अंदर भी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग कैटल्स, बफेलोज जैसे काउज हो गए, भैंस हो गई, गाय हो गई, इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नाउ इसके लिए एक अप्रूव्ड वैक्सीन है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको बनाया है, लंपी प्रोवैक। बहुत ईजी है, इसको ध्यान रखना। देखो प्रोवैक, वैक मतलब होता है वैक्सीन, प्रो मतलब जो पहले देना होता है, लंपी इसका नाम ही है लंपी स्किन डिजीज। सो लंपी स्किन डिजीज से बचने के लिए आप लंपी प्रोवैक नाम का एक वैक्सीन देते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको ये बताया, शीप के अंदर, गोट के अंदर, कैटल्स के अंदर, बफलो के अंदर, यानी कि जानवरों के अंदर ये होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन ये बहुत कंटेजियस है, अगर किसी भी कैटल के अंदर हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। नाउ अगस्त 2019 के अंदर भारत के अंदर पहला आउटब्रेक रिपोर्ट किया गया था अलग अलग स्टेट से। 2022 के अंदर फिर से तेलंगाना से आउटब्रेक एक रिपोर्ट किया गया है। सो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज यानी कि लंपी स्किन डिजीज नहीं प्रेजेंट है। लंपी स्किन डिजीज के 2 डिफरेंट आउटब्रेक्स ऑलरेडी हम पिछले 3 साल के अंदर देख चुके हैं,
ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कैप्री पॉक्स वायरस, जिसे हम लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं, ये भारत के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा लंपी प्रोवैक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेजियस है, कैटल्स और बफलो के अंदर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। नाउ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी कि सीडीवी के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये विजन की मैगजीन्स के अंदर अलग अलग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर ये डेफिनेटली कवर्ड रहता है। हर 6 महीने के अंदर पिछले कुछ सालों से हर 6 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस लगातार न्यूज़ के अंदर आ रहा है। नाउ सबसे पहले समझिए कि एग्जैक्टली न्यूज़ में क्यों आ रहा है। ये न्यूज़ में इसलिए आया था बिकॉज 2018 से लेकर के 2020 यानी कि अराउंड 2 से 3 साल पहले अगर हम देखें तो लगातार पिछले 2 से 3 साल तक 100+ लॉयंस की डेथ हुई थी भारत के अंदर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। जू में रखे रखे ही जो लायंस हैं उनकी डेथ हो रही थी और स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन, बट बाद में पता चला इट इज कैनाइन डिस्टेंपर वायरस दैट इज कॉजिंग द डेथ्स। लेकिन जब इस पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च स्टार्ट हुआ तो हमें पता चला कि जितने भी कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स मतलब कैनाइन्स एक टाइप के जानवर होते हैं जो कि अपने कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मांस को फाड़ने के लिए। मांस मतलब मीट, ठीक है। मतलब जब वो शिकार करते हैं, हंट करते हैं, तो किसी भी एनिमल को अगर मारते हैं तो एनिमल को मारने के बाद उसके बॉडी को काटने के लिए वो कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कैनाइन टीथ मतलब वो सारे के सारे एनिमल्स जो कि अपने कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करते हैं उनको कैनाइन्स बोला जाता है। तो डॉग्स, फॉक्स, लॉयंस, ये सब के सब, जैगुआर्स, राइट, ये सब के सब कैनाइन्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को कैनाइन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये सारे के सारे कैनाइन्स को एक साथ अफेक्ट कर सकता है। पिछले कुछ केसेस में ये बेसिकली लॉयंस को और डॉग्स को अफेक्ट कर रहा है, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट फॉक्सेस, फिर जैकल्स, राइट, जैगुआर्स, ऐसे जैसे जितने भी एनिमल्स हैं इन सबको ये अफेक्ट कर सकता है। नाउ अगेन समझिए, वैक्सीन इसके लिए भी है, मतलब प्रिवेंटिव केयर है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो ट्रीटमेंट उसका प्रेजेंट नहीं है। एंड दैट इज़ वाई जब इन सारे एनिमल्स को, इन सारे लॉयंस को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस हो गया था तो हमारे पास ट्रीटमेंट ना होने के कारण ये सारे के सारे लॉयंस यहाँ पर मारे गए थे, ठीक है। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? इनकी डेथ हुई थी कूनो नेशनल पार्क में। अगर आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर प्रेजेंट है, यहीं पर ये पर्टिकुलर चीज़ें जितने भी लॉयंस हैं इन सबकी डेथ हुई थी। और दिस वॉज द एक्चुअली द रीज़न जिसके कारण हमने लॉयंस को और चीतास को ट्रांसपोर्ट किया था, मतलब कि हमने रीलोकेट किया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। साउथ अफ्रीका में कहाँ से? नामीबिया से हमने रीलोकेट किया था कुछ चीतास को और कुछ लॉयंस को इंडिया के लिए। दैट वाज द रीज़न बिकॉज जो भारत के जितने भी लॉयंस थे वो सारे के सारे मारे जा रहे थे इस पर्टिकुलर वायरस के कारण, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो लार्जली आरएनए के कारण होते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिक कॉज जो है वो इसी आरएनए के कारण ये पर्टिकुलर जो वायरस है ये फॉर्म होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब अगर एक लॉयन को हो जाए तो बहुत तेज़ी से दूसरे लॉयन तक फैलता है। अब देखिए, अगर एक पर्टिकुलर एनिमल को अगर ये हो गया तो ये उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब उसकी जो इंटेस्टाइनल जो पार्ट है उसकी बॉडी का, इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पार्ट है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन सबको एक साथ अफेक्ट करता है, जिसके कारण किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के लिए कुछ भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, सांस लेना बहुत मुश्किल है, और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। मतलब एवरी सिंगल एक्शन जो आप करते हो वो आप अपने सीएनएस की हेल्प से करते हो। मतलब आपका लोकोमोशन जो है, आपका जो मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से बंद कर देगा अगर आप किसी भी जानवर को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस अगर हो जाता है तो, ठीक है। सो डाइजेशन नहीं हो पाएगा उसकी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और उसका मूवमेंट भी बंद हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगेन कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जूनोटिक नहीं है, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ एनिमल्स को होता है, सिर्फ उन एनिमल्स को होता है जो कि कैनाइन्स होते हैं, ह्यूमंस तक ये नहीं पहुंचता है। लेकिन देखने वाली बात ये है, जब इस वायरस का क्लोज स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमन मीजल्स वायरस होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन मीजल्स वायरस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्टिकुलर वायरस, इसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। आई होप दिस इज क्लियर। फाइनली जो लास्ट डिजीज जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। अगेन ये एक वायरस है, समझते हैं। देखो, व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट मतलब एक सफ़ेद धब्बा है, सफ़ेद धब्बा है, ये एक सिंड्रोम वायरस है। तो समझिए, सबसे पहले तो किसको होता है? ये होता है क्रस्टासीन्स को। क्रस्टासीन जो कि ओशन के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ क्रस्टासीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रैब्स, राइट, केकड़े, राइट, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन पर्टिकुलर जो ये बेसिकली क्रस्टासीन्स हैं, इन पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये छोटे जो ओशन एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर ये व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस होता है।
इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगेन ध्यान रखना है, ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है और इसका कोई भी क्योर नहीं है। इसका ना ही हमारे पास वैक्सीन है, ना ही हमारे पास ट्रीटमेंट है। मतलब ना ही हम किसी भी पर्टिकुलर क्रस्टासीन को इस पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट हम बचा सकते हैं, या फिर अगर किसी क्रस्टासीन को अगर ये चीज़ हो जाए, यानी कि वाइट स्पॉट सिंड्रोम हो जाए अगर, तो हम उसको वहाँ से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट ये एंटायर श्रिम्प फार्म्स को ख़त्म कर सकता है एक बार में। श्रिम्प आप जानते हैं, श्रिम्प को झींगों को बोलते हैं। झींगे एक टाइप का जो होते हैं श्रिम्प्स होते हैं, इसकी फार्मिंग होती है। ठीक है, फार्मिंग होती है। और एक्वाकल्चर जो किया जाता है ना, एक्वाकल्चर, उसी में श्रिम्प फार्मिंग भी होती है। तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, श्रिम्प्स को एक पर्टिकुलर जगह पर ग्रो करते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर श्रिम्प को ये पर्टिकुलर वायरस हो जाए, ह्यूमन वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस हो जाए, तो ये बाकी सब में बहुत तेज़ी से फैलता है और माना जाता है कि अगर एक को भी हो गया तो वो एंटायर श्रिम्प फार्मिंग को ख़त्म कर सकता है एक बार के अंदर। बट अगेन ये जूनोटिक नहीं है, यानी कि सिर्फ एनिमल्स में रहता है, ह्यूमंस तक ये नहीं पहुंचता है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये चाइना के में स्टार्ट हुआ था 1992 में, और तब से देखा गया चाइना में होने के बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हर जगह बहुत तेज़ी से फैला है। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, चाइना से पहले इसका कोई भी वजूद नहीं हुआ करता था वाइट स्पॉट सिंड्रोम का। चाइना के अंदर इसका इमर्जेंस हुआ था, माना जाता है। चाइना के अंदर इसको बनाया गया था, या फिर कहाँ से किस तरीके हुआ था किसी को आइडिया नहीं है, बिकॉज चाइना ऑब्वियसली इन चीज़ों पे ओपन नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है, चाइना के इस पर्टिकुलर केस से पहले इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में किसी को आइडिया नहीं था। बट 1992 में जब ये वायरस आया, उसके बाद ये इतनी तेज़ी से फैला है कि इसने हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को डायरेक्टली अफेक्ट किया है। अगेन इसका कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये जो नॉट डिफरेंट डिजीज़ हमने डिस्कस की, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली याद रहेंगी और आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन टोमेटो वायरस, आई होप आपको ध्यान होगा। रेड रैशेस, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आपको ध्यान रखना है सर्विकल कैंसर से। थर्ड एप्स्टाइन बार वायरस आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, बिकॉज ये डीएनए के थ्रू होता है। ठीक है, ये आरएनए के थ्रू नहीं होता है, ये एक डीएनए वायरस होता है। अगेन सबसे ज़्यादा कॉमन ह्यूमन वायरसेस में से एक है। नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट अगर होता है तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सबको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। ज़ॉम्बी वायरस, आई होप आपको याद होगा। ज़ॉम्बी वायरस का मतलब होता है ऐसे एंशिएंट वायरस जो कि आइस के अंदर दब गए थे, लेकिन अभी आइस पिघलने के कारण फिर से बाहर आ रहे हैं, इनको ज़ॉम्बी वायरस बोलते हैं। और सबसे पुराना ज़ॉम्बी वायरस जो मिला है उसका नाम पेंडोरा वायरस है। ठीक है, पेंडोरा वायरस योडेमा है पूरा नाम वैसे, बट अगर आप पेंडोरा भी ध्यान रखें तो काफ़ी है। इसके अलावा एमपॉक्स वायरस, आई होप आपको याद होगा, पहले इसका नाम मंकी पॉक्स हुआ करता था, बट बिकॉज हमारे पास मंकी का कोई भी अब सबूत नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर एमपॉक्स रख दिया है। ये स्मॉल पॉक्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जिनियॉक्स इसका एक 2 डोज वैक्सीन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिनियॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स और एमपॉक्स दोनों के अगेंस्ट ही में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एमपॉक्स का जो पहला ह्यूमन केस 1970 में आया था। स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बट एमपॉक्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ तो हमने देखा जो एमपॉक्स है वो एनिमल से ह्यूमन से फैलता है, यानी कि जूनोटिक है, बट वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैल सकता है अगर बॉडी फ्लूइड पास ऑन हो जाए तो। इसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर को हमने डिस्कस किया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जूनोटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ये बेसिकली पिग्स के अंदर होता है, पिग्स और बोर्स के अंदर होता है, और अगर एक बार हो जाए तो उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से होती है। भारत के अंदर इसको रिसेंटली रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर एक बार एक पर्टिकुलर पिग को भी हो जाए तो ये सॉफ्ट टिक्स के थ्रू बहुत तेजी से उसके एंटायर पॉपुलेशन के अंदर फैल सकता है। 2 अप्रूव्ड वैक्सीन है इसके, नावेट और एवैक, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस को हम नीथलग वायरस कहते हैं, इसको लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं, लंपी स्किन डिजीज और पॉक्स विरेडे भी बोलते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मली शीप में, गोट में, कैटल्स में, बफलोज में, इन सारे के सारे एनिमल्स में होता है। इसका एक वैक्सीन प्रेजेंट है, इसका नाम बहुत ही ईजी है, लंपी स्किन डिजीज को बचाने के लिए लंपी प्रोवैक है। प्रोवैक यानी कि प्रोवैक्सीन है। ठीक है, अगेन जूनोटिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैटल, बफेलोज इन सब में होता है, ह्यूमंस में नहीं फैल सकता है, बहुत ही कंटेजियस है। भारत के अंदर इसके 2 रिपोर्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। रिसेंट रिपोर्ट इसमें तेलंगाना से हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया किस तरीके से 2018 से लेकर 2020 तक 100 से ज़्यादा लॉयंस की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। और ये वायरस जो है सारे के सारे कैनाइन जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको हो सकता है, भले वो डॉग्स हो, फॉक्स हो, लॉयंस हो, या फिर कोई भी हो। इसका वैक्सीन प्रेजेंट है लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। मतलब एक बार अगर ये वायरस किसी को हो गया उसके बाद उसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हाँ, उनको पहले से प्रिवेंटिव केयर की तरह वैक्सीन दे सकते हैं, जैसे अभी सारे के सारे लॉयंस को भारत में दिया जा रहा है। लेकिन एक बार अगर किसी को हो गया तो अगेन उसका ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस जो हैं वो आरएनए के थ्रू फैलते हैं। सो आरएनए ही इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाता है। ठीक है, और एक बार अगर ये किसी भी कैनाइन को हो जाए, मतलब किसी एनिमल को हो जाए, तो उसका इनडाइजेशन कर देता है, मतलब उसका खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा, रेस्पिरेशन वो कर नहीं पाएगा, सांस ले नहीं पाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगेन जूनोटिक नहीं है, ह्यूमंस को ये नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन का जो मीसल्स वायरस है, मीसल्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है।
और फाइनली हमने डिस्कस किया था व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम के बारे में। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम आई होप आपको याद होगा क्रस्टेशियंस को होता है। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, इन सब टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इनको क्रस्टेशियंस बोला जाता है। इसका फेटेलिटी रेट बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। चाइना में सबसे पहली बार 1992 में इसका केस आया था। इसका अभी तक कोई भी क्योर हमें नहीं मिला है, और एक बार अगर ये हो जाए तो एंटायर श्रिम्प फार्मिंग को एक बार में फिनिश कर सकता है। अगर एक पर्टिकुलर श्रिम्प को भी हो गया तो पूरी की पूरी फार्मिंग को ये खत्म कर सकता है एक बार में। आई होप जो 9 डिफरेंट डिजीज हमने डिस्कस की और एक बार उसको हमने रिवाइज भी कर लिया, ये चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। नाउ योर ओनली टास्क इज इसको बार बार रिवाइज करना। रिवाइज इट ऑफन एज मच एज यू कैन। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में बना रखा है, आप चाहे तो इसकी अपने खुद की नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वो नोट्स विल बी हाईली यूजफुल बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अपने हाथों से लिखेंगे और उस पर्टिकुलर चीज़ को आप बार बार याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई कैन गारंटी कि आउट ऑफ दीज 9 डिजीज इफ लक परमिट्स और सही तरीके से अगर सब कुछ चला तो एटलीस्ट 1 से 2 डिजीज डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। एंड इन द कमिंग डेज विल ऑल्सो बी कवरिंग सम मोर हाई यील्डिंग टॉपिक्स अपने पोटेंशियल्स के अंदर, जो भी हमारे प्रीलिम्स के पोटेंशियल्स हैं, राइट। सो वी कैन मेक श्योर कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं अपने जितने भी डिस्कशंस करेंगे हम डेली बेसिस पर उसमें कवर कर लेंगे। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जितने भी इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल बी कवर्ड in any of the lectures that we'll be covering on a daily basis. I hope this particular video was of some use to you. Please do like, share and subscribe to this particular video if you like this particular thing, and thank you so much for listening.